अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। ईरान से अफसोसनाक खबर आ रही है, जहां ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर को हादसा पेश आया है। ईरानी सरकारी न्यूज़ एजेंसी इरना के मुताबिक दसमेर के जंगल में उस वक्त ये हादसा पेश आया जब ईरानी सदर अपने आज़रबाईजानी हम मनसब के हमरा डैम के इफ्तिताह के बाद वापस लौट रहे थे। हेलीकॉप्टर में ईरानी सदर इब्राहिम रईसी, वज़ीर ख़ारजा हुसैन आमिर, गवर्नर मालिक रहमती, ईरानी सुप्रीम लीडर के नुमाइंदे आयतुल्लाह मोहम्मद अली मौजूद थे। इरना के मुताबिक जिस जगह पर हेलीकॉप्टर को ये हादसा पेश आया है, वहाँ के मकामी अफराद ने एक ज़ोरदार धमाका सुना है। इस वक्त 40 के करीब रेस्क्यू टीम्स इलाके में मौजूद हैं। ड्रोन और सुराग रसा कुत्तों की मदद से हेलीकॉप्टर को तलाश किया जा रहा है। ईरानी मुसल्लह अफवाज के दस्तों ने इलाके को घेरे में ले रखा है, जो रेस्क्यू ऑपरेशन में भी मदद कर रही है। दुश्वार गुजार पहाड़ी रास्ते हैं, सख्त मौसम है, धुंध है, इसके बाइस रेस्क्यू टीम्स को शदीद परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। सूरत हाल पर कैबिनेट का हंगामी इजलास भी बुला लिया गया है, जिसमें हादसे की इब्तदाई रिपोर्ट पेश की गई है। मुल्क भर में सदर की हिफाजत के लिए दुआएं मांगी जा रही हैं। 63 साला इब्राहिम रईसी 2021 में ईरान के सदर मुंतखब हुए और उन्होंने 62% वोट हासिल किए थे, लेकिन इस इलेक्शन को ईरानी तारीख में कम तरीन टर्न आउट वाला इलेक्शन करार दिया जाता है, जिसमें लाखों लोगों ने वो घरों से अपने नहीं निकले थे, हक़ राय दही का इस्तेमाल नहीं किया था। जो वोटर्स बाहर निकले, उनमें से भी कई वोटर्स ने अपने वोट को ज़ाया किया था। अमरीकी खबररसा इदारे एसोसिएट प्रेस के मुताबिक इब्राहिम रईसी ईरानी सुप्रीम लीडर के मुमकिना जानशीन हो सकते हैं। इब्राहिम रईसी सन 2014 में ईरान के प्रोसिक्यूटर जनरल मुकर्रर हुए थे। इससे पहले तेहरान के प्रोसिक्यूटर, फिर स्टेट इंस्पेक्टरेट ऑर्गेनाइजेशन के सरबराह और अदलिया के पहले नाइब सरबराह के तौर पर अपनी खिदमात अंजाम देते रहे हैं, जिसके बाद 2 साल बाद ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने उन्हें ईरान की अहम मजहबी तंजीमों में से एक आस्ताने कुद्स रिजवी का निगहबान नामजद किया था। ये तंजीम मशहद में मुख्तलिफ फलाही इदारों और तंजीमों का इंतज़ाम संभालती है। इसके सिर्फ 1 साल बाद 2017 में इब्राहिम रईसी पहली बार सदारती इलेक्शन के लिए मैदान में उतरे और सबको हैरान कर दिया था, लेकिन वो जीत नहीं सके थे। 2019 में ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने उन्हें अदलिया के सरबराह के ताकतवर ओहदे पर नामजद किया और उसके अगले हफ्ते ही वो माहिरीन की असम्बली के डिप्टी चेयरमैन के तौर पर मुंतखब हो गए, जो कि 88 रुकनी उलमा का इदारा है, जो अगले सुप्रीम लीडर के इंतखाब के लिए ज़िम्मेदार है। इस हादसे के बाद, इस सानहे के बाद इस वक्त ईरान में तमाम लोग दुआ गो हैं कि इनकी ज़िंदगियों के हवाले से, जो लोग इनके साथ मौजूद थे उनके हवाले से बहुत ज़्यादा दुआ गो हैं और हम भी दुआ गो हैं इनकी खैरियत के लिए। प्रोग्राम में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इस वक्त सैयद हसामुद्दीन महाजरी मौजूद हैं, जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं, ईरान से इनका ताल्लुक़ है। ज़रा इनसे डिटेल्स ले लेते हैं। पहले बहुत शुक्रिया आपका हसाम साहब। सर, क्या इत्तलात हैं आपके पास इस अफसोसनाक हादसे के हवाले से? रेस्क्यू टीम्स अभी तक कोई कामयाबी हासिल कर पाई हैं? तैयारा, ये हेलीकॉप्टर मिल पाया है? क्या कह रहे हैं ईरानी हुक्काम? ये अस्सलाम वालेकुम, आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ है और आपके तवज्जुह से तमाम नाजरीन को इस वक्त, जो कि इस वक्त समा टीवी को देख रहे हैं, उनकी खिदमत में भी सलाम अर्ज़ है। अर्ज़ ये है कि यहाँ पे अभी तकरीबन 3-4 घंटे से ये खबर आई है और जैसे कि आपने बेहतरीन अंदाज में अपने इंट्रो में पूरे डिटेल्स बता दिए। वो गए थे वहाँ पे डैम के इफ्तिताह के लिए, जो वापसी पे जो 3 हेलीकॉप्टर्स थे, उनमें से एक जो कि सदर इब्राहिम रईसी और हमारे जो वजीर खारजा डॉक्टर अमीर अब्दुल्लाहियान और सूबे आज़रबाईजान के जो गवर्नर हैं और वहाँ के जो इमाम जुम्मा हैं, वो इस हेलीकॉप्टर में थे। तो इस हेलीकॉप्टर को मजबूरी तौर पर लैंडिंग करना पड़ा और लेकिन उसके बाद उससे राब्ता मुनक़ता हो गया। ये जो इलाका है जहाँ पे उन्होंने लैंडिंग की है बाई फोर्स, वो एक पहाड़ी इलाका है और वहाँ पे जैसे कि आपने बताया धुंध है और शदीद बारिश। 1 हफ्ते से तमाम ईरान में शदीद बारिशें हो रही हैं। तो इस वजह से अभी तक, इस लम्हे तक हमारे को कोई ऐसे डिटेल नहीं मिले, क्योंकि एक बहुत बड़ा एरिया है, उस एरिया में बहुत पहाड़ी एरिया है और बहुत वहाँ पे ना कोई रसाई है, ना कोई रोड है, ना कोई इम्कानात है। तो लोग रेस्क्यू टीम्स लगे हुए, लेकिन मैं ईरान की जो सूरत हाल है उसके बारे में आपको कहना चाहता हूँ कि डॉक्टर इब्राहिम रईसी यहाँ पे तकरीबन हर दिल अजीज सदर थे, क्योंकि वो ईरान बिल्कुल
ईरानी अवाम ऑब्वियसली अब वो एक लोगों के अंदर यकीनन एक क्योस, एक परेशानी, एक क्यूरोसिटी ज़रूर होगी और लोग उनके लिए वाक़ई सेहतियाबी के लिए, वो उनकी खैरियत के लिए दुआ गो होंगे। हसाम साहब, मुझे ये फरमाइए सर, क्या इस मामले में तकरीबकारी के किसी उनसर को देखा जा रहा है क्या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल अभी तक कोई खदशा नहीं है, ना कोई रिपोर्ट ऐसी है, ना कोई हमारे जो फौजी और जो हमारे सिक्योरिटी इदारे हैं, किसी ने भी ऐसे कोई इक़दाम से मुताल्लिक कोई इत्तला नहीं दी है कि कोई दहशतगर्दी हो या कोई तकरीब का खराबकारी हो या कोई टेररिस्ट एक्ट हो। इसमें कोई अभी तक कोई खबर नहीं है, लेकिन जो खबरें आ रही हैं वो ये एक हादसा की खबर आ रही है फिलहाल, लेकिन अभी तक कोई डिटेल्स नहीं है। मैं हाँ इस वक्त हादसा कोई टेक्निकल फॉल्ट के हवाले से जो अभी तक इत्तलात आ रही है। सर जरा मुझे ये फरमाइएगा, जिस इलाके से, जी सवाल भी ले सवाल भी ले लीजिए सर, साथ साथ ऐड कर दीजिएगा अपनी बात को। जिस इलाके से जिस इलाके में ये वाक़या पेश आया है, आप जैसे कि बता रहे हैं कि पहाड़ी सिलसिला है और ऑब्वियसली वहाँ पर मौसम भी बेहतर नहीं है। मुझे ये आप बता सकेंगे कि जिस जगह पर डैम का इफ्तिताह किया है, जहाँ से ये तैयारा उड़ा है, हेलीकॉप्टर उड़ा है, वहाँ से इस मकाम का ये डिस्टेंस तकरीबन कितना है, कितना दूर है वहाँ से? कोई इत्तला नहीं है अभी तक, उसको ढूंढ रहे, लेकिन उसी इलाके के करीब है। शुमाली हमारे जो अलबुर्ज पहाड़ियां हैं उसी पहाड़ियों में है। अब शायद 50 से लेकर 100 किलोमीटर के फासले में है, क्योंकि वो यकीनन तबरीज की तरफ आ रहे थे ताकि तबरीज से वो हवाई जहाज के जरिए तेहरान वापस आ जाए। जो हुआ है वही इसी इलाके में हुआ है, यानी वो तो तेहरान तक तो हेलीकॉप्टर में नहीं आ सकते, वो बिल्कुल इसी 50 किलोमीटर के इर्द गिर्द ही है ये जो फासला है वहां से। लेकिन इसके बारे में अभी तक कोई, आप कह रहे हैं जहाँ से उड़ान भरी है वहां से, जहां पर ये गिरा है, अब तक जो मुमकिन तौर पर पता चल सका है वो 50 से 100 किलोमीटर के रेडियस के अंदर ही वो एरिया मौजूद है। मुझे बताइएगा सर, जैसे आप बता रहे हैं कि 3 हेलीकॉप्टर्स थे एक साथ, एक में इब्राहिम रईसी साहब अपने दीगर लोगों के साथ, बाकी 2 मजीद हेलीकॉप्टर, और जो 2 मजीद हेलीकॉप्टर्स थे वो अपने मकाम पर उन्होंने लैंड कर लिया है बहिफाजत, बखैरियत। उन लोगों से बात हो सकी है? उन्होंने कुछ बताया है कि कहाँ पर कहीं मिसप्लेस जहाँ पर ये हुआ हो, या साथ ही उड़ान भरी थी तीनों ने? एक वीडियो भी आई है जो कि सदर इब्राहिम रईसी साहब के साथी उसी हेलीकॉप्टर से उन्होंने भेजा है, यानी वो वहां से आखिरी वीडियो जो आई है वो हेलीकॉप्टर के अंदर से भी आई है, और वो दो हेलीकॉप्टर दूसरे वो सलामत अपने मकसद तक पहुंचे। तो इसी वजह से ये बिल्कुल एक हादसा हो सकता है, क्योंकि अगर कोई तकलीफकारी होती, क्योंकि वो तो पता नहीं था कि इन तीनों में से कौन सा हेलीकॉप्टर सदर रईसी उनमें थे, लेकिन ये अभी तकरीबन अभी तक कंफर्म खबरें नहीं है, लेकिन ये हादसा ही, मेरे ख्याल में ये हादसा ही हो सकता है। जी हसाम साहब, जिस वीडियो का आप तस्करा कर रहे हैं जिसमें बाकी लोग मौजूद हैं, उसमें सदर साहब भी मौजूद हैं बखैरियत तो आफियत? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। इससे पहले कि हादसा पेश आए, वो हेलीकॉप्टर में सदर रईसी साहब की वो सोशल मीडिया में ये वायरल हुई है, वो वीडियो, आखिरी वीडियो जो उनकी है वो सलामत। अच्छा, वो हादसे से पहले की वीडियो है, आप ये कह रहे हैं? साहब भी देख रहे हैं। जी हादसे से पहले, लेकिन अभी जो आखिरी जो वीडियो यहाँ पे जो दिख रहे हैं वो इमदादी कारकुन पहुंच गए उस करीब, लेकिन शदीद धुंध और बारिश की वजह से अभी तक कोई इमदादी काम और कोई नतीजा अभी तक हासिल नहीं हुआ। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ईरानी अवाम आपसे ज्यादा बेचैन है, सब इस इंतजार में है कि कोई खबर मिल जाए ताकि उनकी खैरियत से मुत्तले हो जाए। मैं आपको ये बताऊं कि अभी हम मशहद में हैं और इस वक्त मशहद मुक़द्दस यहाँ पे हरम इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम फर्जंद रसूल में, क्योंकि उनकी विलादत का शब विलादत है, तो यहाँ पे जश्न मनाने के मुख्तलिफ प्रोग्राम थे, यहाँ पे सारे प्रोग्राम कैंसिल हुए। और ये बताऊं कि मशहद जो है इब्राहिम रईसी साहब के आबाई शहर है, उनका ताल्लुक इसी शहर से था। और जैसे कि आपने अपने इंटरव्यू में बताया। जी बहुत शुक्रिया हसाम साहब, आप प्रोग्राम में साथ मौजूद थे। ऑब्वियसली इस वक्त ईरान के लोग, जैसे कि आप बता रहे हैं कि हरदिल अजीज सदर
हैं ईरान के, और इस वक्त काफ़ी बेचैनी भी होगी लोगों के अंदर, वो जानना चाहते होंगे अपने सदर के हवाले से खैरियत जानना चाहते होंगे। बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, सियासी मामलात की तरफ बढ़ते हैं नाज़रीन। और इस वक्त ज़बान ज़द-ए-आम जो बात हो रही है वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हैं, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो अहम तरीन लोग जिनको शो कॉज हो गए हैं, एक फैसल वाडा साहब, एक मुस्तफ़ा कमाल साहब। तो फैसल वाडा साहब को हमने ज़हमत दी है, प्रोग्राम में मेरे साथ ही मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो फैसल वाडा साहब ये फरमा दीजिए सर कि जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसके बाद आपको आला अदालत की जानिब से, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से शो कॉज कर दिया गया है और 5 जून तक आपके पास मोहलत है कि आप उसका जवाब जमा करवाएं। जो बादी नज़र में नज़र आ रहा है वो फील ऐसा होता है कि आप तौहीन अदालत के मुर्तकिब हुए हैं। तो अब आप ये बता दीजिएगा कि एक आप भी और एक मुस्तफ़ा कमाल साहब भी, तो क्या आपने अदालत को वजाहत देने के लिए अपना जवाब तैयार कर लिया है सर? शुक्रिया आपका। देखिए जी, सबसे पहले तो ये कि मुझे तो नहीं समझ में आ रहा कि मुझे शो कॉज नोटिस क्यों आया है कंटेम्प्ट का, क्योंकि मैंने तो एक जर्नलाइज बात की है और पाकिस्तान के आम आदमी की बात की है। सही। और अगर उस आम आदमी की बात में अगर मैंने किसी और का नाम लिया, अब्दुल गफूर, और आप यहाँ स्टूडियो में बैठ के कहेंगे आपने मुझे कहा, तो मुझे आप अगर घसीटना चाहते हैं कि मैंने कंटेम्प्ट की है और मेरी कनपट्टी बंदूक रख के मुझे कुछ करना है, फांसी की सजा देनी है, तो मैं हाजिर हूँ। अगर मेरी फांसी से, मेरी सजा से आप अदल का निज़ाम ठीक कर लेते हैं, मैं हाजिर हूँ, क्यों मेरे लिए एक कॉज है। अब मुझे अल्लाह ताला ने अलग एहसान है कि आप सबको मेरा बैकग्राउंड पता है, दुनिया की हर चीज़ मैंने देख ली। मैं आप कॉज कर देखिए, नस्ला टावर में जो लोग गरीब गिरे, जिनके घर मकान गए, वो मेरा घर तो नहीं था। कॉन्स्टिट्यूशन टावर आप क्यों नहीं गिरा सकते? 2 पाकिस्तान और 2 कानून नहीं होंगे। जिन्होंने आपकी इज्जत उछाली है, जिन्होंने आपको गालियां दी हैं, पीटीआई के लोगों ने, नून लीग ने, आपने उनको क्या किया आज तक? आपने उनको कंटेम्प्ट नहीं, उन्होंने नाम लेके बात की है, तो जर्नलाइज बात की, असल में बात की। असल में मुझे ये लग रहा है, मुझे फील हो रहा है, आई मे बी रॉन्ग, कि मुझे रोक रहे हैं ठीक बात करने से। क्योंकि अगर मुझे कंटेम्प्ट कैसे साबित होगी? कंटेम्प्ट है ये, और कंटेम्प्ट में मैंने किसके बारे में कोई बात की है? अगर आप मेरा मतन निकालें तो मैं अभी भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के एक लफ्ज पे खड़ा हूं, और मैं अभी भी अपनी नेचर के साथ, आप मुझे मुनाफिक ना बनाएं कि मैं अपनी बात चेंज करूं। आप मुझसे पूछें आपके फादर का नाम क्या है, तो मैं अगर कहता हूं मेरे बाप का नाम क्या है, आपने मेरे बाप का नाम पूछा है, मेरे वाले का नाम पूछा, एक सॉफ्ट है, एक क्रूड है, लेकिन मैं बात ऐसी करता हूं, मैं चेंज नहीं हो सकता। मैं यही 2 सवाल आपसे, किसको एड्रेस कर रहा हूं? आपने मेरी पगड़ी उछाली है तो मैं उछालूंगा। ये आप एड्रेस किसको कर रहे हैं? ये मौजूदा अदलिया के लिए नहीं है, इन जनरल किसी के लिए नहीं है। ये जो भी मेरी अगर मेरी पगड़ी उछालेगा, जो भी दुनिया का आदमी, वो किसी भी मनसब बैठा हो, ये मेरा राइट है टू प्रोटेक्ट। मैं अपनी गैरत का सौदा नहीं होने दूंगा। अगर आप समझते हैं मुझे ठीक बात करने पर रोक लेंगे तो मैं ठीक बात करता और आप कह रहे हैं रोक लेंगे, रोक कौन रहा है आप? देखिए, अभी तक तो मुझे महसूस ऐसा हो रहा है कि मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतन चलाने की इजाजत मीडिया को नहीं है। मैं टेररिस्ट हूं, मैंने बम फाड़ा है, मैंने किसी की पगड़ी उछाल दी है, मैंने किसी का नाम ले दिया है, लेकिन अगर इसके साथ एक और लेटर आता तो मैं कहता इंसाफ एक हो रहा है। लेकिन मेरी मतन जिसके अंदर मैंने किसी को कुछ नहीं कहा है, ठीक है, मैं बार बार कह रहा हूं मैंने किसी को कुछ नहीं कहा है, लेकिन अगर आपने मुझे घुमा फिरा के, ला के, घसीट के कंटेम्प्ट कराना है और सजा देनी, तो अगर आप सजा देकर कुछ अच्छा काम पाकिस्तान के लिए हो जाता है, मेरी आप गर्दन काट। फैसल वावदा की पोजीशन क्या होगी? क्योंकि अब ये अदालती मामला हो गया ना, अब आपको लेटर आ गया, अब आपको ऑब्वियसली जवाब भी जमा करवाना होगा, पेश भी होना होगा। क्या कहीं पर भी कोई पॉसिबिलिटीज हैं, जैसे कि आप कह रहे हैं कि आप अपने एक वर्ड पर कायम हैं, कहीं पर भी कोई पॉसिबिलिटी है कि आप माजरत कर लें? बहन मेरी बात सुने, मैं थड़े पे बैठे हुए आदमी के साथ, कैमरे के साथ पैर पकड़ के माफी मांग सकता हूं। मेरी जुर्रत है, मुझे अल्लाह ने ये दी है हिम्मत। अगर मैं गलत होऊंगा, पैर पकड़ के माफी मांगूंगा, कोई इंसान हो, लेकिन ठीक होऊंगा तो अपनी गर्दन कटा दूंगा, पीछे नहीं हटूंगा अपनी बात से। तो और आपको याद रखना चाहिए कि जब बूट का मामला हुआ था, तो मुझे फौज ने यूं प्रेशर कुकर में डाला था, इमरान खान साहब ने यूं डाला हुआ था कि माफी मांगो। मेरा कहीं कोई नियत ही नहीं थी फौज की तस्लील करूं, मैंने बिल्कुल नहीं की थी। मैं आपको कसम खा के अभी भी कह सकता हूं, उस वक्त भी मैंने नहीं की थी। लेकिन आप वो सोच रहे थे कि मैंने किया, तो मैं उनके दिमाग का तो कुछ नहीं कर सकता। आप क्या सोचती मेरे बारे में, इज नॉट माय लुक। और फौज से मुराद आपकी जनरल बाजवा और जनरल फैज फौज के अंदर कोई भी उस टाइम पे होता, लेकिन उस टाइम पे वही थे, ठीक है। तो मुझे प्रेशर कुकर में डाल दिया था, ठीक है, मैंने उसकी भुगतान भी भरे, मैं पीछे नहीं रहा अपनी बात। आज तो किसी ने नहीं डाला, नहीं बिल्कुल नहीं। देखिए आज आप फिर मैं आपसे कह रहा हूँ, आपको मैं कहता हूँ अस्सलाम वालेकुम, आप मुझे कहती हैं कि तुम्हारे सलाम के अंदर कोई मकसद है, तो मैं कहूँगा भाई आपकी मर्जी, आप उसको कुछ भी सोच लें, मैं आपके दिमाग का तो कुछ नहीं कर सकता। आप ये मुझे बताएं कि क्या ऐसी वजह, मेरे साथ तो बर्बरियत हुई है, मुझे इंसाफ कब मिला है?
मुझे एक चीज की दो दफा सजा मिली है। कॉफी मैंने उल्टे हाथ से क्यों पी और सीधे हाथ से क्यों नहीं पी, और मेरी माँ उस वक्त डेथ बेड पे थी, मेरी माँ चली गई दुनिया के अंदर से, ठीक है। तो मुझे इंसाफ तो पहले भी कभी नहीं मिला है, और अभी भी मुझे बेगुनाह बुलाया जा रहा है, ठीक है। मेरा कसूर क्या है, ठीक है। मैंने और आज मैंने पाकिस्तान को एक चीज दे दी है जो पाकिस्तान का कोई लीडर नहीं दे सका, अल्लाह का एहसान है मुझ पर। मैंने पाकिस्तान को एक बयानिया दे दी है जिस पर पाकिस्तानी खड़े हो गए अदल और इंसाफ के लिए। देखिए यहाँ लोगों को, औरतों की अजमतें बिकती हैं से इंसाफ लेने के लिए। गुर्बत में अंदर अपनी भैंस बकरियां, अपने क्वार्टर्स बेच देते हैं लोग, कर्जों में डूब जाते हैं, इंसाफ नहीं मिलता। जिसको रेप हुआ है बर्बरियत से उसके बच्चे को किसी वडेरे ने उठा के जानवर की तरह चेक किया है, रेप किया है, वीडियो बता रही है और मार के फेंक दिया है, क्या ये मेरा गुनाह है? अगर मैंने भुट्टो साहब की फांसी की बात की है तो 46 साल बाद आपने बहुत अच्छा काम किया, आपने एक्सेप्ट कर लिया जो हमें पहले दिन से पता था, लेकिन आपने सिंबॉलिकली उस जज, उस डिक्टेटर को सजा दी फांसी की, सिंबॉलिक दे देते, ठीक है। आपने जरदारी साहब को 14 साल कैद की, उस जज का क्या किया? नस्ला टावर गिराने वाले जज का क्या किया? जज का क्या किया जिसने गलती की है? हमने तो गुनाह नहीं भी किया होता तो हमें जुमरे में खींच के ला रहे हैं, मुझे खींच रहे हैं, ठीक है। मुझे पहले भी घसीटा, 2 साल तक मैं उस कर्ब में गुजरा, ठीक है जी। 2 साल में मेरे पैसे का नुकसान हुआ, जहाजों में, होटल्स, आना जाना। मैंने गुनाह क्या कहता? उस वक्त जो मेरे साथ जुल्म बर्बरियत हुई, मैं मिनिस्टर भी था, सेनेटर भी था, मेरी सैंटिटी, असेंबली की इज्जत कहां है? पाकिस्तानी की तो इज्जत है ही नहीं मेरी, ठीक है। एज ए सेनेटर मेरी क्या इज्जत है? अगर मैं निशानदेही, अब मैं निशानदेही कर रहा हूं, अब जो मैं आप लोगों के शोज में आ रहा हूं निशानदेही कर रहा हूं, ठीक है। क्योंकि चीफ जस्टिस साहब ने कहा आप नाम लेके बात कर सकते हैं, इदारे की नहीं कर सकते, हम उनकी एहतराम करते हैं। मैं आज भी चीफ जस्टिस साहब के सामने ऑनरेबल और उनके ऑनरेबल बेंच के सामने इसलिए पेश हो रहा हूँ क्योंकि मुझे यकीन है कि वो ईमानदार आदमी। मैं जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस मंसूर साहब के आगे पेश हुआ, ऑनरेबल जस्टिस आयशा मलिक साहब के आगे पेश हुआ, जस्टिस ऑनरेबल चीफ जस्टिस अता बंदयाल साहब के पहुंचा। मैं आपको सिर्फ एक चीज बताऊं, उनके पास ताकत इतनी थी कि वो कोई भी किसी का भी कोई फैसला कर सकते, मेरा भी कर सकते थे। लेकिन जो कंडक्ट है ना जज का, वो ऐसा हो कि आपने वो गलती की हो ना तो आप वापस वो गलती ना करें, सुकून से जाए। मुझे सजा मिल गई लेकिन मेरा जाती नहीं हुई। उनका जो हम्बल वे था, उन्होंने मुझे कहा था कि आप रिग्रेट करते हैं, तो मैं 10 कदम आगे बढ़ गया। मैं कहा जी मैं रिग्रेट के साथ माफी मांगता हूँ और मैं ये ओहदा भी छोड़ता हूँ क्योंकि ये पीटीआई का है, ठीक है। उन्होंने कहा हम ऑर्डर में लिखेंगे। मैंने कहा जी बिल्कुल ठीक। उसका मतलब क्या था कि मुझे आज भी मेरे दिल में उनकी इज्जत है, मुकाम है उनका, वकार है उनका। मैं वो आदमी नहीं हूं कि जज और जनरल और बड़ी बड़ी पोजीशन के लोग कुर्सी से उतरेंगे तो मैं उनके बारे में बोलूंगा। गलत पे मैं कुर्सी पे बैठे हुए आदमी को बोलूंगा। फैसल साहब, कुछ लोगों की राय ये है, डिस्कशन क्योंकि आपको मालूम है कि पिछले कुछ दिनों से यही डिस्कस हो रहा है मुसलसल, तो कुछ लोगों की राय ये है कि ये जो आपका रवैया प्रेस कॉन्फ्रेंस में है, ये टॉक शोज में है, या जिस तरह का आपका आउटस्पोकन आपका बोलने का अंदाज है, ये रवैया आपका अदालत में नहीं होगा। जिस तरह आप बात करेंगे इसी तरह बात आप अदालत में करेंगे। देखिए मेरी बात सुनिए, मेरा कब्रिस्तान में भी ये तरीकेकार नहीं होगा, हर जगह का एक डेकोरम है, ठीक है जी। जब मैं तकरीर कर रहा हूं, तकरीर करना मेरा ही काम है, ठीक है जी। तकरीर अगर मैं कर रहा हूं तो तकरीर मैं अपने फ्री स्टाइल में करूंगा, लेकिन जब मैं अगर कब्रिस्तान जाऊंगा तो उसके माहौल के हिसाब से करूंगा। मैं उम्रे पे जाऊंगा तो उसके माहौल से दुआ करूंगा। अगर मैं चीफ जस्टिस साहब के सामने पेश करूंगा, उनका एक मुकाम है, एक डेकोरम है उनका, उस डेकोरम का ख्याल करके बात करूंगा। बट अगर आप मुझे ये कहें कि मैं यही बातें नहीं करूंगा, या मुझसे अगर पूछा गया, अभी तो मुझे पता ही नहीं है कि मुझे बुलाया क्यों गया है, मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरे साथ होना क्या है। तो फिर क्वेश्चन ये है ना कि आपको मालूम ही नहीं है कि बुलाया क्यों जा रहा है, तो फिर आप जवाब क्यों देंगे और बगैर प्रूफ्स के? मतलब नहीं, मुझे तो नहीं पता। देखिए मुझे तो क्या है, मैंने कंटेम्प्ट के जुमरे में मैं आ रहा हूँ, तो मेरा तो ये सवाल होगा कि चीफ जस्टिस साहब जो मेरे लिए फैसला कर ले, फांसी पे चढ़ा दे मुझे, ठीक है। लेकिन मैंने कंटेम्प्ट के करीब भी मैं कहां से हूं, जब तो मैं ओन कर रहा हूं। मैं वो पॉलिटिशियन नहीं हूं कि तो अपनी बात करके देंगे, आप जवाब में सवाल करेंगे। मैं जवाब में मेरे ये चीजें जी जो मैंने बात की तकरीर पे, मैंने एग्जैक्टली यही बात की है। मैं वो आदमी नहीं हूं, मेरी फाइलें नहीं है, मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं हूं, ठीक है जी। मुझे जो अल्लाह ने दिया हुआ है, मुझे मेरे घर से दिया हुआ है, अल्लाह का शुक्र है। और मैं घटिया किस्म की ट्रोलिंग वाली सियासत भी नहीं करता, ठीक है ना। पीछे से वार करता हूं, मैं फ्रंट से लड़ाई लड़ता हूं, मैं फ्रंट से अपना मौक़िफ़ रखता हूं, ठीक है जी। आपके शो पे मैं आपको इज्जत से सलाम करता हूं, बहन कहता, आपका एक डेकोरम, एक मुकाम है, ठीक है जी। लेकिन अगर आप मेरी अभी इज्जत पे हमला कर देंगी तो मैं खवातीन के हिसाब से शायद आपको थोड़ी लीवरेज दे दूंगा, ठीक है। लेकिन अगर आदमी मेरी यहाँ पगड़ी उछालेगा तो मैं उसकी पगड़ी का फुटबॉल बना दूंगा। आई एम वेरी क्लियर, ठीक है जी। इसी तरीके से मेरा एक कॉज है के लिए कर रहा हूँ, मैं पाकिस्तान के ब्रॉडर इशू के लिए कर रहा हूँ कि जी लोगों को इंसाफ मिले, फैसला नहीं चाहिए, इंसाफ चाहिए। ये तो आपका जवाब। देखिए रिफॉर्म्स, मेरा तो ये है, मेरा तो गरीब को मिल जाए।
आप कंटेम्प्ट में, पूरा पाकिस्तान कंटेम्प्ट आप में। कह रहे हैं बगैर सबूत की बात नहीं करूंगा, सबूत क्या है जो आप पेश करना चाह रहे हैं? नहीं देखें, मेरी जो भी बात होगी ना इज बैक्ड बाय एविडेंस, ठीक है जी। मैं हवा में कोई बात नहीं करता, ठीक है जी। अब मेरा कसूर या ये मेरा कसूर है कि मैंने सवाल कर लिया है कि आपने अपॉइंटमेंट जो की जिसमें तजाद है बातों में, तो क्या सादिक और अमीन वाला मैं कह सकता हूँ इशू आ रहा है? क्यों हम पे तो था। हम सिटीजन नहीं रह सकते, आप सिटीजन हो सकते, कानून नहीं है। ये सारी चीजें आपके जवाब में होंगी। वो तो मुझे नहीं पता। देखिए जवाब वही मैं पूछ रहा हूं, जवाब क्या देंगे जवाब? देखिए मेरा मसला ये कि मुझसे तो मेरा यकीन है कि मुझे अगर जवाब के लिए दिया तो मैं जवाब बिल्कुल दूंगा। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहूँगी। किर्गिस्तान से कल पहली फ़्लाइट से 140 पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं जो वतन वापस लौटे हैं। उनमें से एक शाहजेब इस वक्त प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपका शाहजेब। सबसे पहले तो ये बताइए कि जब आप वापस आए हैं उस वक्त तक हालात कैसे थे वहाँ पर, और क्या वापसी के बाद आपका वहाँ जो आपके अपने दीगर साथी मौजूद हैं उनसे रब्ता हुआ है? उन्होंने क्या बताया आपको सिचुएशन के बारे में? जी अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह वापस आ गए हैं। तो उनसे भी रब्ता, हम उस वक्त भी कांटेक्ट में थे, अभी भी कांटेक्ट में है। तो आज भी 2 फ्लाइटें वहाँ से निकली हैं जो यूनिवर्सिटी वाले ने खुद उनको ना अपनी बस के अंदर जो एयरपोर्ट तक छोड़ने गए हैं। तो फ्लाइट जो है वो तो चल रही है वहाँ पे, अब हालात काफी कंट्रोल में है उनके। चलें, दैट्स गुड। आपकी वापसी के लिए तमाम इंतजामात हुकूमत ने किए हैं, और रब्ता कैसे हुआ आपसे? जी व्हाट्सएप वगैरह वहाँ पे चल रहा था, इंटरनेट की सर्विसेज जो है वो थी। मैं घर वालों से राब्ते में था, और जो टिकट मेरी हुई भी थी पहले की, तो बस उसी पे टिकट पे मैं निकल आया हूँ। यानी आपने खुद टिकट करवाए थे अपने, गवर्नमेंट ने नहीं आपको टिकट्स दिए, ये कह रहे हैं आप? मैं ये कह रहा हूँ कि जो टिकट हमने करवाई है, जो मैंने खुद वो सेल्फ पे करवा के आया हूँ, हुकूमत ने मुझे टिकट नहीं करवा के दी। और अच्छा, हो तो सकता है अभी जो टिकट्स हो रही हैं ये आपने हुकूमत की तरफ से हो रही हो। जी जी। अच्छा, आप ये मुझे बता सकते हैं कि आपके साथ क्योंकि 140 स्टूडेंट्स आए ना, तो बहुत सारे शायद इसमें से ये भी ऐसे भी हों जो आपकी जान पहचान के हों, आपके जाने वाले हों, तो उनका बता सकते हैं उन्होंने टिकट्स खुद करवाई है या उनको हुकूमत पाकिस्तान ने टिकट्स दिए हैं? नहीं, ये जो प्लेन आया ये एक चार्टर्ड प्लेन था। ये सब जो है टिकट्स उन्होंने खुद बाय किए हैं। और जो अभी टिकट्स आ रही हैं, अभी प्लेन आ रहे हैं, हो सकता है वो हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से आ रहे हों, क्योंकि हमारे पास काफी इंफॉर्मेशन आ रही थी कि जो है टिकट जो है हुकूमत पाकिस्तान करवा के दे रही है। अच्छा, आप ये कह रहे हैं जो पहली फ्लाइट आई है वो चार्टर्ड प्लेन था, उसके जितने भी टिकट्स थे और जितने भी स्टूडेंट्स उसमें आए हैं उन्होंने खुद बाय किए हैं? जी जी बिल्कुल खुद बाय। ठीक। अच्छा, ये बताइए मुझे कि जो इसहाक डार साहब हैं वो बता रहे हैं कि उनकी बात हुई वहाँ पर वज़ीर ख़ारजा से किर्गिस्तान के, और उन्होंने बताया कि जो ज़ख्मी होने वाले स्टूडेंट्स हैं, गैर मुल्की स्टूडेंट्स हैं, उनकी जो टोटल तादाद है वो 16 है, और उनमें से पाकिस्तानी जो हैं वो 4 से 5 है। और सोशल मीडिया पे जिस तरह से मामले को पोर्ट्रे किया जा रहा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जा रहा है। आप क्योंकि अपनी आंखों से सारी सिचुएशन को न सिर्फ देख कर आए बल्कि फेस करके आए, तो आप ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं कि वाकई सोशल मीडिया पे बढ़ा चढ़ा कर ही पेश किया जा रहा है? नहीं, वहाँ पे जो मुख्तलिफ एरियाज हैं, ठीक है, कुछ एरियाज है जहाँ पे पाकिस्तानियों की तादाद ज्यादा है, वहाँ पे जो हमले ज्यादा हुए हैं, वहाँ पे जख्मियों की तादाद ज्यादा है। कुछ एरियाज हैं जहाँ पे पाकिस्तानी नहीं है, वहाँ पे जख्मियों की तादाद नहीं है, कम है। सही। अच्छा, मुझे बताइए कि तकरीबन कितनी तादाद है जख्मियों की? आइडिया आपको कितना है? कंफर्म तो नहीं बता सकता मैं, लेकिन आइडिया ये है कि 10-15 से ज्यादा ही होंगे, बल्कि उससे भी ज्यादा होंगे। अच्छा, आप कह रहे हैं कि 10-15 से ज्यादा होंगे आपके मुताबिक, जो अंदाजे के मुताबिक वहाँ मौजूद जो तलबा की जी जी जिनसे हमने रब्ता किया था उस टाइम, मैं ये बोल रहा हूँ कि हम जिनके साथ राब्ते में थे वो हमें यही बता रहे थे कि जो है जख्मी है, उनको वहाँ पे यूनिवर्सिटी के अंदर ही जो है ना मेडिकल किट प्रोवाइड की जा रही थी। सही। जो स्टूडेंट्स की वीडियोस आ रही हैं सामने, और उसमें से कुछ तलबा जो लौटे हैं, सभी तकरीबन सफारत खाने के अमले के जो रवैये हैं उससे परेशान दिखाई दिए हैं,
और जो वीडियोज़ हमें दिख रही हैं उसमें भी सिफारत खाने से शिकायत करते हुए ही नज़र आ रहे हैं। इस हवाले से आपका तजर्बा कैसा रहा है? जब तक मैं वहाँ पे था, मतलब गुज़िश्ता राज्य से मैं आया हूँ, उससे एक दिन रात का जो वहाँ पे इंसिडेंट हुआ है, तो फॉरेन मिनिस्ट्री ने जो हमें नंबर दिए थे वो नंबर बंद थे, ठीक है। उसके बाद उन्होंने हमसे कांटेक्ट करने की कोशिश की है, उन्होंने हमें नंबर्स प्रोवाइड किए, लेकिन वो भी नंबर्स कभी चलते थे कभी नहीं चलते थे। और अभी मैं एक वीडियोस देख रहा था, मुझे दोस्त ने सेंड किया, तो वो फॉरेन मिनिस्टर जो है वो हमारे वीआईपी हॉस्टल है वहाँ पे भी आए हुए थे। तो अभी जो है शायद फॉरेन मिनिस्ट्री वहाँ पे सरगर्म हो चुकी है और वो खुद जो है स्टूडेंट को प्रोवाइड कर रहे हैं बसेस वगैरह, यूनिवर्सिटी से जो है वो एयरपोर्ट तक खुद लेके जा रहे हैं। किर्गिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री की बात कर रहे हैं आप? जी बिल्कुल, जब तक मैं वहाँ पे था तब तक फॉरेन मिनिस्ट्री का कुछ अमल दमल नहीं था। नहीं, मैं पूछ रही हूँ कि आपकी अपनी एम्बेसी, पाकिस्तान एम्बेसी का रवैया कैसा रहा है आप लोगों के साथ? जैसे आप कह रहे हैं कि आपको जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हुई थी वहां पर जो कॉल्स आप लोग कर रहे थे तो नंबर्स नहीं लग रहे थे, उसके बाद फिर किसी तरह से राब्ता हो गया, फिर उनका रवैया क्या रहा आप लोगों के साथ? पहले 2 नंबर उन्होंने सेंड किए हमें, वो 2 नंबर बंद थे। उसके बाद फिर 2 नंबर और आए तो वो लगने शुरू हुए, उस पे कॉन्टेक्ट्स वगैरह हमने किए, उन्होंने कहा कि हम आपको प्रोवाइड करते हैं। इस तरीके से फिर राब्ता होता गया हमसे। और फिर जो है उसके बाद पुलिस भी काफी ज्यादा हो गई थी वहाँ पे, तो आज तो सिचुएशन अंडर कंट्रोल थी वहाँ पे। सही। अच्छा ये कहिए कि क्या वहाँ पर जो गैर मुल्की अफराद के लिए जो वहाँ की सियासी जमातें हैं वो कोई नफरत अंगेज मुहिम चला रही हैं, ऐसा कुछ है उधर? इस बारे में हम कुछ कह नहीं सकते, स्टूडेंट है, इतना कुछ पता नहीं है कि वहाँ पे कौन कौन सी सियासी जमात है, वो क्या चल रहा है, क्योंकि हम अपने ही बस कामों में बिजी होते हैं। ठीक है शाह साहब, मुझे अपने बारे में बताइएगा एक तो कि आप क्या पढ़ रहे हैं इस वक्त, कौन से सेमेस्टर में हैं, और अब क्योंकि आप वापस आ गए हैं तो क्या आगे आपकी क्या प्लानिंग्स हैं? क्या आपने दोबारा जाना है अपनी डिग्री को कंप्लीट करने के लिए? क्या करेंगे आप? जी मैं 3rd ईयर का स्टूडेंट हूँ वहाँ पे, MBBS कर रहा हूँ ISMIU की यूनिवर्सिटी से। तो ऐसी बात है, वापस तो हम जाएंगे। हुकूमत पाकिस्तान से हमारी ये दरख्वास्त है कि हमें हमारी जो सिक्योरिटी है वो जो किर्गिज गवर्नमेंट है उनसे रब्ता करेंगे, हमारी सिक्योरिटी यकीनी बनाए, क्योंकि हम डिग्री तो नहीं छोड़ सकते, डिग्री तो हम करके आएंगे वहां से। तो वो जब तक हमारी सिक्योरिटी को यकीनी नहीं बनेंगे तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। सही। अच्छा शाहजेब, ये जो हमारे सामने ये मामला आया है, ये जुमे की रात को बेसिकली सोशल मीडिया पर ये सारा मामला वायरल हुआ है और उसके बाद वहाँ पर एम्बेसी भी एक्टिव हुई है, यहाँ पाकिस्तानी हुकूमत भी एक्टिव हुई है, अपने लोगों को वहाँ से इवैक्यूएट करने के लिए भी बड़े एक्टिव हुए हैं। हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से बाकायदा इसहाक डार साहब को नॉमिनेट किया गया, अमीर मकाम साहब को नॉमिनेट किया गया कि वो लोग जाएँ, गो कि वो जा नहीं सके वहाँ पर। लेकिन आप लोगों के बारे में जो हमारे पास इत्तलात आई थी वो ये थी कि इससे पहले 4 दिन पहले से ये मामला चल रहे थे, तो वो 4 दिन आप और दीगर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स या दीगर जितने भी वहां पर गैर मुल्की स्टूडेंट्स हैं किस तरह से उन्होंने गुजारे? क्या वाकई आप लोग अपने घरों में महसूर थे? आपको बंद किया हुआ था? आप लोग खा पी किस तरह से रहे थे? क्या कर रहे थे आप लोग? नहीं, जो 4 दिन पहले की बात है वो ये हुआ था कि वहां पे कुछ अरबिक लोग थे मिस्र के, एग्जैक्ट नहीं बता सकते, उन्होंने लड़ाई झगड़े किए मतलब लोकल्स के साथ। तो वो मामला पहले 13 मई को आई थिंक ये हुआ था, 13 मई की रात को। तो ये मामला इतना हाइप अप नहीं हुआ था कुछ, और जो फिर उसके बाद इन लोगों ने करके लोगों ने अपनी कम्युनिटीज बनाई, जो भी उन्होंने किया अपने, मतलब वो वीडियो इतनी शेयर हो गई सोशल मीडिया के ऊपर कि वो फिर गुज़िश्ता रात जो है, मतलब उससे पिछली रात, उस दिन उन्होंने अटैक किया मिलकर, जो जहां जहां पे फॉरेन स्टूडेंट्स की तादाद ज्यादा थी उन्होंने वहां पे अटैक किए। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तो अभी सिचुएशन, आपकी बात हो रही है, आपके दोस्तों से, आपके दीगर स्टूडेंट से बात हुई है, अभी सिचुएशन अंडर कंट्रोल हो गई है वहां पर? जी अभी मेरी बात हो रही है। जितने भी वहाँ पे स्टूडेंट्स मौजूद हैं सब आना वापस चाह रहे हैं? जी बिल्कुल, सब आना चाह रहे हैं, जाहिर बात है, वहाँ पे कौन रहेगा, डेथ जोन है वो, सब आना चाह रहे हैं। टिकट्स आ रही हैं यूनिवर्सिटी की तरफ से भी, एम्बेसी की तरफ से भी, जो है वो एम्बेसडर साहब भी, मैं वीडियो देख रहा था, वो हमारे हॉस्टल में गए हुए थे वहाँ पे, तो यूनिवर्सिटी की तरफ से भी वो जो है एयरपोर्ट तक हमें वो खुद बता रहे थे कि खुद लेके जा रहे हैं बसों के अंदर, और पुलिस ने भी काफी कंट्रोल किया हुआ है अभी वहाँ पे। सही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। किर्गिस्तान से जो पहली फ़्लाइट वापस आई है, 140 स्टूडेंट्स उसमें आए हैं वापस, उसमें से एक शाहजेब, और जो कुछ उनके ऊपर गुजरी वहाँ पर और जो आगे के लिए प्लान कर रहे हैं उस पर डिस्कशन हो रही थी। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
तो पाकिस्तान के सूबे पंजाब और पंजाब के दिल लाहौर में इस वक्त क्या हो रहा है, किस तरह से लोग कत्ल हो रहे हैं, इस पर बात करते हैं ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहूँगी नाजरीन। सब तैयारी हो चुकी थी, सामान पैक था, फ़्लाइट के टिकट्स भी आ चुके थे, लेकिन हज बैतुल्लाह की सादत से पहले शहादत की मौत मिल गई। लाहौर में डकैती मज़ाहमत पर डाकुओं ने घर की दहलीज पर प्रोफेसर फ़ारूक को कत्ल किया, उनके बेटे को ज़ख्मी किया। पुलिस बता रही कि बेटा हज के लिए मनी एक्सचेंज से रियाल लेकर घर पहुंचा था। डाकुओं ने उससे रकम छीनने की कोशिश की और फायरिंग करके ज़ख्मी कर दिया। फायरिंग की आवाज़ सुनकर बूढ़ा बाप घर से बाहर निकला तो डाकुओं ने उन पर भी गोलियां चला दी, जिसके नतीजे में वो जान से चले गए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने मामले का नोटिस लेते हुए पुलिस से रिपोर्ट तलब की है, लेकिन रवा साल के इब्तदाई 4 महीने के दौरान लाहौर में डकैती मज़ाहमत पर 9 अफराद अब तक कत्ल हो चुके हैं। और अगर ओवरऑल बात की जाए जराइम की तो 1 लाख से ज़ायद वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं। इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए प्रोग्राम में समा टीवी के रिपोर्टर हैं जो ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया फ़ात। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या हुआ है, इस हवाले से बताइएगा। जो ज़ख्मी बेटा है उसकी हालत कैसी है और जो तहकीकात की हैं पुलिस ने, क्या पता चल सका है अभी तक? पुलिस की तहकीकात तो जारी हैं, देखें इसमें किरण, लेकिन अभी तक कोई मुकम्मल तौर पर जो है वो तहकीकात सामने नहीं आ सकी, कोई शवाहिद इसमें नहीं मिल सके पुलिस को, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज इसमें सामने आई है एक, जिसमें 2 मोटरसाइकिल सवार जो हैं वो तेज़ी से गुजरते हुए नज़र आ रहे हैं। और इस चीज़ को जो है वो कन्फर्म किया गया है कि ये दोनों वही डाकू हैं जिन्होंने फायरिंग करके फ़ारूक नामी स्कूल टीचर और उनके बेटे शुएब को ज़ख्मी किया। ये बेसिकली वाक़या पेश आया था गुज़िश्ता रात इकबाल टाउन के इलाके में, जहाँ पर शुएब नामी शख्स जो है वो मनी एक्सचेंज से रियाल एक्सचेंज करवा के अपने घर पहुंचा ही था कि घर की दहलीज पर 2 मोटरसाइकिल सवार डाकुओं ने उसे यरगमाल बनाया और उससे पैसे छीनने की कोशिश की। जब उसने मुज़ाहमत की आगे से तो एक डाकू ने फायरिंग कर दी, फायर मारा उसकी टांग पे। शुएब के चीखने की आवाज़ सुन के और गोली की आवाज़ सुन के उसके वालिद स्कूल टीचर फ़ारूक घर से बाहर निकले और अपने बेटे को जो है वो छुड़ाने की कोशिश की, तो दोनों डाकुओं ने जो है वो फायरिंग कर दी और एक फायर जो है वो फ़ारूक साहब के सीने पे लगा, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। पुलिस और अहले खाना के मुताबिक ये बताया गया है कि स्कूल टीचर फ़ारूक ने आज हज की अदायगी के लिए लाहौर से रवाना होना था और हज की अदायगी के लिए उन्होंने जाना था। अपने बड़े भाई और फैमिली के कुछ और लोग भी उसमें शामिल थे और पुलिस मौका पर पहुंची। पुलिस ने शवाहिद इकट्ठे किए। ज़ख्मी मकतूल का जो बेटा है शुएब, उनको हस्पताल मुंतकिल किया गया, जिनकी हालत अब ख़तरे से बाहर बताई जा रही है और उनका जो है वो इलाज मुआवजा जारी है जिन्ना हस्पताल में। पुलिस ने इस वाक़े के हवाले से तहकीकात का आगाज़ तो कर दिया है, इन्वेस्टिगेशन इसमें जारी है। एक CCTV सामने आई है, उसके अलावा पुलिस ने जो है वो जियो फेंसिंग और दीगर जो इन्वेस्टिगेशन मराहिल हैं वो मुकम्मल कर रही है पुलिस, लेकिन अभी तक कोई भी मुलज़म इसमें गिरफ्तार नहीं हो सका। गिरफ्तार नहीं हो सका है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, जो डिटेल्स हमारे सामने आई हैं, मनी एक्सचेंज से बेटा वापस आया था, रियाल गालिबन उसके पास कुछ मौजूद थे, वो छीनने की कोशिश कर रहे थे। आपके मकतूल के अहले खाना से, फैमिली से बात हुई है? जो हमें पता चल सका है कि वो हज पर जा रहे थे, हज की रवानगी थी उनकी, लेकिन उससे पहले वो सफ़र आखिरत पर रवाना हो गए। तो क्या वो अकेले हज पर जा रहे थे या फैमिली के साथ जा रहे थे? इस बारे में कुछ बताएंगे? नहीं, वो अकेले हज पे नहीं जा रहे थे। बेसिकली फ़ारूक साहब और जो डेड हो गए हैं इस वाक़े में, फ़ारूक साहब इसमें जाना था उन्होंने हज पे, फ़ारूक के जो बड़े भाई हैं उन्होंने भी हज पे जाना था और एक उनकी भाभी हैं गालिबन जिनके बारे में बताया जा रहा था। ये 3 लोग टोटल उस घर में थे जिन्होंने आज हज की अदायगी के लिए जाना था, मगर उससे पहले ही ये वाक़या हो गया। बेसिकली स्कूल टीचर फ़ारूक ने 4.5-5 लाख रुपया दिया था अपने बेटे शुएब को कि ये आप मनी एक्सचेंज से चेंज करवा के रियाल में इसको चेंज करवा के घर पे ले आए। तो वो मनी एक्सचेंज से 4.5-5 लाख रुपया रियाल में जो है वो एक्सचेंज करवा के अपने घर पहुंचे ही थे, तब ये वाक़या पेश आया था। अगर ओवरऑल बात की जाए इस हवाले से, क्राइम रेशो के हवाले से, तो हीनियस क्राइम मैं यही आपसे फ़हद, मैं यही पूछना चाह रही हूँ कि अब तक शहर में कितने लोगों को डकैती मज़ाहमत पर कत्ल किया जा चुका है? अभी मैंने भी कुछ नंबर्स बताए कि अगर शुरू के हम कुछ महीने देखते हैं तो उसमें 9 लोग हैं जो कत्ल किए जा चुके हैं। कितने अफराद हैं जो पकड़े गए हैं पुलिस की तरफ से? पुलिस की क्या कारकर्दगी रही है?
पुलिस की जानिब से हर महीने ही ये प्रेस रिलीज़ जारी की जाती है कि डकैती मुज़ाहमत पे शहरी को कत्ल करने वाले फ़लाँ डाकू पकड़े गए या स्नैचिंग करने वाले या डकैती करने वाले इतने डाकुओं को गिरफ़्तार कर लिया गया। मगर ये फ़िगर बहुत ख़तरनाक है। अगर पिछले सालों की निस्बत हम इस साल के पहले 4 महीनों की या रवां साल के अब तक जितने दिन गुजर चुके हैं इनकी डिस्कशन करें तो 9 लोग इसमें डकैती मुज़ाहमत पर डेड हो चुके हैं, हलाक हो चुके हैं। ये फ़िगर बहुत ख़तरनाक है। पुलिस ने क्या किया है, कितने लोगों को पकड़ा है? और फिर सबसे इम्पोर्टेंट ये कि जो इब्तिदाई साल है इसके 4 महीने में लाहौर शहर में जो सिर्फ वारदातों का अगर मैं डाटा देखती हूँ तो 1 लाख से ज़्यादा वारदातें यहाँ पर हो गई हैं। अब लाहौर जो है वो सेफ सिटी भी है, जगह जगह कैमरास भी लगे हुए हैं, जगह जगह पुलिस भी गश्त कर रही होती है, जो डॉल्फिन फोर्ट्स है उसके एहलकार भी घूम रहे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जराइम का जो रेट है, जो रेशो है वो बढ़ता ही जा रहा है। पुलिस क्या कर रही है फिर और नाकाम क्यों है फिर? देखिए जी, इसमें कहीं ना कहीं पुलिस की नाअहली ज़रूर शामिल है क्योंकि पेट्रोलिंग के लिए बनाई जाने वाली फ़ोर्स डॉल्फिन फ़ोर्स पिछले कुछ मंथ्स में हम लोगों ने देखा कि पेट्रोल की किल्लत की वजह से डॉल्फिन फ़ोर्स को पेट्रोल नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से वो पेट्रोलिंग नहीं बेहतर तरीके से कर रहे थे क्योंकि स्ट्रीट क्राइम को रोकने के लिए ख़ास तौर पर डॉल्फिन फ़ोर्स बनाई गई थी। तो डॉल्फिन फ़ोर्स को अगर साइड पे कर दिया जाए, पुलिस रिस्पॉन्स यूनिट है, उसके अलावा जगह जगह नाकाबंदी की जाती है, लेकिन ख़ास तौर पर ऐसी वारदातों को रोकने के लिए, स्ट्रीट क्राइम की वारदातों को रोकने के लिए डॉल्फिन फ़ोर्स बनाई गई थी जिनको पेट्रोल ही नहीं मिल सका और इसलिए वो बेहतर तरीके से पेट्रोलिंग नहीं कर सके। अगर रवां साल की बात की जाए, अभी तक हीनियस क्राइम की वारदातें हैं वो 1,04,000 से ज़ायद वारदातें सिर्फ इस साल के रवां माह के दौरान ही रिपोर्ट हो चुकी हैं। उसके अलावा 132 अफराद ऐसे जिनको कत्ल किया जा चुका है। जी, अब ये बताइए कि एक खबर मेरी नज़र से गुजरी है, जैसे कि आप ये अफसोसनाक बात है कि एक फोर्स बनाई इसीलिए गई है कि वो पेट्रोलिंग करेगी, वो गश्त करेगी, लेकिन उनको पेट्रोल ही नहीं दिया जा रहा तो वो अपना काम करेंगे कैसे? एक तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़। दूसरा ये खबर गुजरी है मेरी नज़र से जिसमें लाहौर पुलिस ये दावा करती हुई नज़र आ रही है कि गुज़िश्ता साल मई के मुकाबले में इस साल डकैती की वारदातों में मई में 34% और गाड़ियाँ छीनने की वारदातों में 85% कमी आई है। तो जो ग्राउंड रियलिटी है उससे ये खबर कितनी मुताबिकत रखती है? इस खबर में कोई रियलिटी भी है जो दावा कर रही है पुलिस? देखिए, अगर हम किरण देखते हैं पुलिस रिकॉर्ड को, जो ऑफिशियल डाटा है पुलिस की तरफ से जो जारी किया जाता है या फिर डाटा जो हम लोग पुलिस से लेते हैं, उसके मुताबिक अगर देखा जाए तो ये पुलिस की जो प्रेस रिलीज़ आई है ये उनके पिछले डाटा से मैच नहीं करती क्योंकि अभी तक अगर देखा जाए क्राइम रेशो के मुताबिक तो क्राइम दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। उसकी वजह यही है कि पेट्रोलिंग फोर्सेस को बेहतर तरीके से जो है वो फैसिलिटेट नहीं किया जा रहा, उनको पेट्रोल नहीं मिल रहा। पिछले कुछ महीनों में डॉल्फिन फोर्स के पास पेट्रोल नहीं था, उसमें कोई मुताबिकत नहीं है। बिल्कुल ठीक। अच्छा फहद, ये फरमाइए कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा ने अभी कुछ दिनों पहले अपने खिताब में कहा कि जो पुलिस के हवाले से सिफारिशें होती हैं, अरकान असम्बली पुलिस अफसरान के तबादलों की सिफारिशें करना बंद कर दें, इससे पुलिस की परफॉर्मेंस पे बड़ा फ़र्क पड़ता है। तो मरियम साहिबा की हुकूमत संभालने के बाद परफॉर्मेंस में कोई फ़र्क आया है? पुलिस की कारकर्दगी क्या बेहतर हुई है? पुलिस की कारकर्दगी किसी हद तक हम कह सकते हैं कि बेहतरी की तरफ आ रही है क्योंकि इससे पहले जो गवर्नमेंट थी या निगरान सेटअप था उसमें उस तरीके से पुलिस की वेलफेयर के लिए तो काम ज़रूर हुआ था, लेकिन क्राइम को रोकने के लिए, जराइम को रोकने के लिए उस तरीके से इक़दाम नहीं उठाए गए। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि पिछले कुछ महीनों में डॉल्फिन फोर्स को पेट्रोल नहीं दिया जा रहा था। जब मुख्तलिफ TV चैनल्स पर यह खबर नशर हुई उसके बाद डॉल्फिन फोर्स को पेट्रोल मिलना शुरू हो गया और दोबारा से उनकी पेट्रोलिंग जो है वो शुरू हो गई। नई गवर्नमेंट बनी, वज़ीर आला मरियम नवाज आई पंजाब में, उन्होंने आके सारी चीज़ें चेक की और बेहतर तरीके से इक़दाम करने की हिदायत ज़रूर की और उसके बाद से अगर देखें हम तो बेहतरी की तरफ चीज़ें ज़रूर जा रही हैं, लेकिन उसको रोकना पुलिस का ही काम है। तो पुलिस के लिए अगर आप बेहतर फैसिलिटेशन कायम करेंगे, उनको बेहतर तरीके से चीज़ें प्रोवाइड करेंगे तो फिर ही वो जराइम पेशा अफराद के खिलाफ जो है वो क्रैकडाउन कर सकेंगे। तो नो डाउट अभी काम ज़रूर किया जा रहा है। बढ़ते हुए वाक़यात हैं, इसको सबसे ज़्यादा रोकने की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका फहद भट्टी, प्रोग्राम में साथ मौजूद थे। वक्त में इंशाअल्लाह नाज़रीन से मुलाकात होगी जुमे को। अपना और अपने मुल्क का ख़ास ख्याल रखिए और फ़लस्तीन को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह ने के बाद।